तुम ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छांव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। भाई बहनों का आज की संध्या में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज समसामयिक विषय पर चर्चा के लिए बैठे हैं। हमारे बीच राजयोगिनी आदरणीय बीके रानी दीदी जी हैं, हमारे शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीबी ठाकुर जी हैं, और भी शहर के सीनियर चिकित्सक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे या जुड़ गए होंगे। डॉक्टर भारद्वाज जी, डॉक्टर रामजी प्रसाद, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बीएल सिंघानिया जी, और हमारे सभी भाई बहन जो भी इस कार्यक्रम तो हम चाहेंगे आदरणीय राजयोगिनी रानी दीदी जी, जो बिहार झारखंड सेवा केंद्रों की जोनल इंचार्ज हैं, वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने शुभ वचनों से करें। राजयोगिनी बीके रानी दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। इसको उधर कर दो, किसी इधर कर दो। हम आशा करते हैं कि सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा,
क्योंकि चारों तरफ का वातावरण अनेक प्रकार के कष्टों से गुजर रहा है। हम सबके लिए शुभकामना करते हैं, मन में ऐसी शुभ भावना रखते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने हर कार्यों को सुचारू रूप से करते रहें। इसके लिए परमपिता परमात्मा जो हमारे परम पिता हैं, उनको याद करने से उनसे वो शक्ति मिलती है कि हम स्वयं भी प्रसन्नचित्त रह सकते हैं और सर्व के लिए शुभकामना कर सकते हैं कि सभी अपने शारीरिक कोई भी कष्ट से मुक्त होकर अपने आप को स्वस्थ रखें, प्रसन्नचित्त रहें और हर तरह से परिवार में भी सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी शुभकामना हम सबके लिए करते हैं। हम भी स्वस्थ हैं, तन से भी स्वस्थ, मन से भी प्रसन्न चित्त, परमात्मा की याद में एकाग्रता भी है, मन में शांति भी है, औरों तक शांति पहुंचा भी रहे हैं, ताकि कोई भी अपने जीवन में अशांत ना हो, संतुष्ट रहें और सबको संतुष्ट करते रहें। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अब हम निवेदन करते हैं हमारे मुख्य डॉक्टर बीबी ठाकुर जी से। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबके बीच दिया। निवेदन करेंगे डॉक्टर बीबी ठाकुर जी का कि आप अपना उद्बोधन। डॉक्टर बीबी ठाकुर जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं दीदी जी को नमन करता हूं और सभी भाई बहनों को जो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर सके। और मैं इन लोगों को बहुत ही थैंक्स देता हूं, रानी दीदी को और उनके टीम को, कि उन लोगों ने बहुत ही सामयिक विषय चुना है इस वेबिनार के लिए, जो कि रानी दीदी हमेशा ही करती हैं अपने जन को सुखी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से स्वस्थ बनाने के लिए वो हरदम तत्क्षण प्रयत्नशील रहती हैं। मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं उसके पहले रानी दीदी को एक सूचना दे दूं कि जब मेरे को आज ही एक खबर मिली, मैंने हमारे पुत्र और पुत्र वधू जो यूके में कार्यरत हैं और जहां इस विषय पर काफी कार्यक्रम चलते रहते हैं, काफी शोध होते हैं, तो उनको भी मैंने कहा कि आप ज्वाइन कर लेना और अपनी बातों से लोगों को लाभान्वित करना। तो वो भी कुछ क्षणों में ज्वाइन कर लेंगे। और रानी दीदी के एक बड़े ही अच्छे भक्त पुत्रवत समान डॉक्टर नंद किशोर जी चले गए। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बहुत से लोग गए हैं। आज 4 बजे
पटना केंद्र द्वारा आयोजित सभा में भी मैं उपस्थित था और मैं उन लोगों के प्रति भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा। फलक भाई अगर आशीष ठाकुर और स्मिता ठाकुर ज्वाइन करेंगे तो उनको ज्वाइन करा दीजिएगा। विषय को आगे बढ़ाते हुए, ऐसा नहीं है कि यह वायरस और यह एपिडेमिक पहला आया है। हर 100 वर्षों पर कोई न कोई महामारी आती रहती है। कभी स्पेनिश फ्लू, तो कभी प्लेग, तो कभी कलरा, कभी कुछ। और शायद हम लोगों ने ये सोच लिया था कि हम चांद पर चढ़ गए, हम मार्स पर तक चले गए, हम भगवान बनने के करीब हैं, तो हमें एक लेसन देने के लिए हमने प्रकृति का बहुत दोहन किया, प्रकृति को हमने बहुत नष्ट किया। तो शायद हमें एक लेसन देने के लिए ही प्रकृति ने हमें यह वायरस, इतना टाइनी वायरस है जो माइक्रोस्कोप से भी आसानी से नहीं देखा जा सकता है, उसने हमारी यह दुर्दशा कर दी। विश्व के सारे देशों में सारी सीमाओं को तोड़ते हुए, अमीरी, गरीबी, जात पात, डेवलपमेंट, फलान चिलान, सारी सीमाओं को इसने तोड़ दिया और यह एक कहर के समान आ पड़ा है। लेकिन जो भी समस्या आती है उसका कोई न कोई निदान निकलता है। हम जब किसी टनल में जाते हैं तो उसमें अंधेरा रहता है और आर्टिफिशियल लाइट के द्वारा उस लाइट को उसको लाइटेड किया हुआ रहता है राह दिखाने के लिए। बड़ा बड़ा टनल भी है जो लेह में बना है, लेकिन उस टनल के बाद भी लाइट है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि लाइट नहीं है। हम रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारी जनता बहुत परेशान है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करीब दोनों अवेब मिल करके 400-500 डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को जोड़ दे तो हजारों लोग काल कलवित हुए हैं। और पता नहीं क्या दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में इस महामारी में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स की मृत्यु हो गई है। अभी दोबारा वाला में, पहला वाला में कम हुआ था, करीब 40-45 लोग की मृत्यु हुई थी। पता नहीं क्या कारण है। यह जो वायरस है अब की बार वाला, वो थोड़ा ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, यंग एज के लोगों को पकड़ रहा है और मृत्यु दर ज्यादा नहीं है, मृत्यु दर उससे कम है, लेकिन शायद इसलिए भी कि बहुत से लोग वैक्सीन ले लिए हैं। हमें वैक्सीन की जरूरत क्यों है? हमें तो रात दिन अहरनिश हमारे शरीर में कोई न कोई वायरस, कोई न कोई बैक्टीरिया, कुछ न कुछ इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में आते रहते हैं। स्लाइड हमने दीदी रखा है, उसको हम शेयर करते हैं। 2 स्लाइड। फलक भाई जरा स्क्रीन शेयरिंग दे दीजिए। फलक भाई, चलिए अगर स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये वायरस हमारा पहला है, ये नहीं है कि हमें दिन रात अहरनिश कोई न कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में नहीं जाता है, लेकिन ईश्वर प्रदत्त हमारे पास एक सिस्टम है। वो सिस्टम है हमारी प्रतिरोधक क्षमता, और वो प्रतिरोधक क्षमता को वो पैदाइशी होती है, जन्मजात होती है, उसे हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। वो हमारे साथ है। और जब भी कोई
वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि हमारे, ऐसा आप देखे होंगे कि जब भी कोई मच्छर आपको काटता है तो वहां पर थोड़ा सूजन हो जाता है। वो सूजन का कारण क्या क्या है? इसलिए ऐसा हो जाता है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे शरीर की जो रक्त है उसमें जैसे हीमोग्लोबिन सर होता आपको होस्ट बना दिया गया है, आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मैं बता रहा था कि एक होता है हमारी इन्नेट इम्यून सिस्टम, मतलब ये हमारे साथ जन्मजात है और ये रहती है, और ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो ये हमारे को डिफेंस देता है, और ये किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। एंटीजन के बारे में मैं इसके बाद बताऊंगा। ये किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है और ये नॉन स्पेसिफिक है, और ये विदिन आवर्स, जैसे आप जैसे मान लीजिए इस तरह से कि चाइना जैसे हम उसका सिपाही आर्मी हम पर अटैक करता है तो हमारा आर्मी तुरंत उस पर अटैक कर देता है। इट इज समथिंग लाइक दैट। वो इमीडिएटली एक्शन में आ जाता है और वहां पहुंच जाता है, और उसके जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वे सेल्स कुछ तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं, और इनगल्फ करने के बाद उसको मार डालते हैं, लेकिन उसके कुछ भाग को हमारे ब्लड में रहने देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। और वो एंटीजन को हमारे जो दूसरे सेल्स हैं वो सेल्स पहचान लेते हैं, और वो पहचानने के बाद उसके लिए मारक क्षमता डेवलप करते हैं, जो हम एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं। तो इनिशियली हमारे पास मारक क्षमता नहीं रहती है। हमारी मारक क्षमता है हमारा जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। ऑक्सीजन सप्लाई जैसे करता है आरबीसी, वैसे ही आपका जो मैक्रोफेजेज है, डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट्स है, ये सब हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, और ये डिफेंस फोर्सेस काम करते हैं। लेकिन जब हमारा जो ज्यादा अगर ऐसी कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया जिसको हमारा सिस्टम पहचानता नहीं है, वो अक्षम हो जाएगा। लेकिन जो हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम है वो उस पर कार्रवाई शुरू करेगा, लेकिन वो सफल नहीं होगा, और सफलता नहीं मिलेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमें अलग से देना पड़ता है ऐसा कोई वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा, जिससे कि हमें वह सिस्टम डेवलप करे जो आगे आने वाले इस तरह के वायरस या बैक्टीरिया से हमारी रक्षा कर सके। उसे हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ये इनइफेक्टिव है इमीडिएटली, एंटीजन डिपेंडेंट है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो भी वायरस जब हमारे शरीर में घुसता है तो मैक्रोफेजेज उसको खा जाता है, और उसमें से थोड़ा सा एलिमेंट उसका बाहर रह जाता है जो एंटीजन के रूप में काम करता है, और वो एंटीजन तब हमारे टी सेल्स एंड बीटा बी सेल्स जो हमारे हैं डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स हैं, वो उसके लिए वेपन डेवलप करते हैं, और वो वेपन से फिर वो उसको मारते हैं, और हमारे मेमोरी में ये रह जाता है। और ये मेमोरी सेल्स जो होते हैं सो टी सेल्स एंड बी सेल्स होते हैं आगे, और हमारे पास एंटीबॉडीज बन जाते हैं। आगे जब हमको वह वायरस इन्फेक्ट करेगा तो हमारा सिस्टम इसको पहचान लेगा, और पहचानने के पश्चात तब उसको इंगल्फ करे, मार दे और हटा दे, हमारे सिस्टम को उसके कुअसर से बचाएगा। तो जो हम वैक्सीनेशन देते हैं उसका पर्पस यही है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, वो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम डेवलप करे और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बने,
और हमारे बीटा सेल्स एंड टी सेल्स एंड बी सेल्स में एक मेमोरी रिकॉर्डेड हो जाए कि इस तरह का वायरस जब आपके शरीर में आएगा तो आप इसको कैसे डील करोगे। ये स्लाइड बाय द वे हमने रख दिया है कि हमारे को इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। हमें प्रोटीन चाहिए, हमें मिनरल्स में आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, सेलेनियम चाहिए, और विटामिन्स में विटामिन ए, सी, डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आर्जिनिन, एंड हमारी जो सपोर्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमें चाहिए। अलग भाई अब हमको जरूरत नहीं है इसका। अलग भाई अभी ज्वाइन नहीं किए हैं वो आशीष। पूछो तो वैक्सीनेशन के पर्पस वही है जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम वैक्सीन लेते हैं, विभिन्न प्रकार के वैक्सीन है। भारत में अभी 2 प्रकार के वैक्सीन बने हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और एक वैक्सीन वहां से यूएसएसआर का एक वैक्सीन हम लोगों ने अपने यहाँ यूज करने के लिए। अच्छा, रानी दीदी जी, आशीष कुमार ठाकुर, हमारी जो संस्था है हृदयम फाउंडेशन, उसके तरफ से उसके डायरेक्टर हैं और उसके फाउंडर वही है। आपने एक बार उसका मीटिंग भी अटेंड किया है। उन्होंने यूके से ज्वाइन कर लिया है। तो मैं चाहता हूं कि वो अब वैक्सीनेशन के बारे में आगे वो बात करें, फिर जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम लोग मिलजुले उसका ध्यान रखेंगे। आशीष ठाकुर को पलक भाई सामने लाइए। आशीष, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वैक्सीनेशन के इशू को टेक ओवर कर लें। Good evening. सभी को many best wishes. I hope आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि किसके दिमाग में क्या वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सवाल है, या संक्षिप्त में बस एक डॉक्टर या एक नागरिक या आपके फ्रेंड फैमिली की तरह बस एक ही मैसेज है सभी के लिए कि आपको किसी को मैसेज देना है तो उनके लिए यही है कि जिसे जब वैक्सीन ऑफर हो और वो उस कैटेगरी में आते हैं, एलिजिबल हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको वैक्सीन लेने से रोकती है मेडिकल ग्राउंड्स पर, या वैक्सीन जिसने बनाई है उसके क्राइटेरिया के हिसाब से, तो फिलहाल वह सबसे उचित तरीका है आगे बढ़ने का। कल किसी ने नहीं देखा है, हम आज में जी रहे हैं, और आज हमारे पास इतने मेहनत के बाद कुछ चीज़ें आ गई हैं, उनका अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो आगे का रास्ता बनना जो है वो ऑलमोस्ट असंभव है। जो पश्चिमी देशों से अभी हमारे पास जो रिसर्च के फाइंडिंग्स आ रहे हैं, until yesterday, in fact today, जो भी फाइंडिंग्स हैं उनसे ये पता चलता है कि जितनी भी अलग अलग वैक्सीन की टाइप्स हैं कोरोना वायरस के लिए, और आपको मालूम है कि वायरस जो है एक, जैसा कि प्रधानमंत्री साहब ने कल कहा था कि हम एक
बहुत ही अदृश्य एनिमी से लड़ाई कर रहे हैं, जो कि रूप बदलता रहता है। तो ये तो बदलता रहेगा और हो सकता है कि ये हमेशा हमारे साथ रहे, हमें इसके साथ रहना होगा। और हर साल एक वैक्सीन की तरह बाकी वैक्सीन की तरह एक और वैक्सीन और आ जाएगी लिस्ट में, जो कि लोगों को लेना होगा। अब उससे कितने ज़्यादा सुरक्षा होगी नहीं होगी यह वक्त बताएगा। फिलहाल जो है उससे ये पता चल रहा है कि एक काफ़ी रीजनेबल डिग्री की सुरक्षा है, और जो ले रहे हैं, जिन्होंने लिया है, उन्हें काफ़ी फायदा है। और जब तक एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किसी शहर का, गांव का, महानगर का, देश का वैक्सीन नहीं मिल जाता है, तब तक हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हम किसी प्रकार की सामान्यता, नॉर्मल लाइफ जीने की हिम्मत कर पाएंगे, और ना ही सरकारों को कॉन्फिडेंस होगा उस स्टेज तक पहुंचने में। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड मैं और मेरे साथ एक और स्मिता, आप कैमरा अगर ऑन करना चाहें, जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है यूके में, अभी भी कर रही हैं, वैक्सीनेट करे उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को वैक्सीनेशन दिया है उन्होंने। हर तरह का वैक्सीन जो अवेलेबल है यहाँ पर 4-5 तरह की। तो अगर कोई कॉमन ऐसी क्वेश्चंस, बहुत बर्निंग एंजाइटीज, डिज़ायर कोई ऐसी है जो जिससे सब फायदा हो सकता है, तो आप चैट बॉक्स में डालें, या एक एक करके बात कर सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ है तो, क्योंकि उससे ज़्यादा फायदा होगा लोगों को, rather than कि मैं बोलूं या कोई और बोले कि वैक्सीन ये है। सबको मालूम है कि वैक्सीन वैक्सीन है। गुप्ता का हाथ ऊपर है। इनका मिस्टर एच.एल. गुप्ता। हाँ बोलिए सर, प्लीज। गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए गुप्ता जी। हाँ हाँ आशीष जी। जी सर। हाँ ऐसा है सर, हम कोवैक्सीन लिए 12 अप्रैल को SKMCH में कोवैक्सीन लिया। उसके बाद सेकेंड डोज मैं अभी तक नहीं ले पाया हूँ जी। तो क्या वो जल्दी ले लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी? 12 अप्रैल को लिए थे जी, आज 12 अप्रैल को आपने वैक्सीन लिया था। और कोवैक्सीन जी हाँ, और अगर उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम है जी तो आप जिन्होंने, जिस सेंटर ने आपको वैक्सीन लगाया है, उनसे आप संपर्क करें जी कि कितने दिन में उसकी सप्लाई आएगी। दिक्कत यह है कि उस वैक्सीन का हमारे पास अभी मतलब साइंटिफिक वर्ल्ड में ये डाटा नहीं है कि उसको कितना दिन डिले किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपको 6 हफ्ते बाद भी मिलती है, 8 हफ्ते बाद भी मिलती है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहला डोज मिल चुका है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 3 महीना तो डिले किया जा सकता है। 3 महीना और सेकेंड डोज जो है वो सेकेंड डोज जो है वो आपको जो सेंटर, जिस सेंटर ने भी लगाया है, वो आपको गाइड करेगा। अगर अवेलेबल नहीं होगा, कुछ फिक्स क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्राइटेरिया सेट किया होगा कि अगर बिल्कुल अवेलेबिलिटी 0 हो जाती है तो उस इवेंचुअलिटी में वो क्या वैक्सीन आपको देंगे, उससे भी आपको कुछ ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी नहीं सकती। आई थिंक दैट शुड एड्रेस योर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें है डॉक्टर आलोक कुमार का क्वेश्चन है कि लैक्टेशन में ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को दे सकते हैं या नहीं। Do you want to take that, Smita? हाँ, तो डॉक्टर आलोक कुमार, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन यहाँ है, फाइजर वैक्सीन, उसका तो प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में उसका
दे सकते हैं हम लोग, लेकिन एस्ट्राजेनेका और आईसीएमआर का जो गाइडेंस है उसमें क्लियरली उन्होंने नहीं लिखा है कि प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग को देना है या नहीं देना है, लेकिन वो लिखते हैं कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। रिसेंट गाइडलाइंस आया है कि आप प्रेग्नेंट लेडी को और लैक्टेटिंग मदर को दे सकते हैं। अच्छा, तब तो आईसीएमआर के गाइडेंस में अगर है तो उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप कोविशील्ड या कोविशील्ड वैक्सीन की जो लीफलेट है जिस कंपनी ने जो प्रिंट किया है और जो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से कहीं से भी, उसमें क्लियरली लिखा है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर एडवाइस करके आप ले लीजिए, लेकिन वो लिख के नहीं देंगे। तो ये मेरे हिसाब से अनुचित है। लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन गाइडेंस दूसरे डाउट नहीं है कि वो हजारों लाखों प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग लोगों को दिया जा चुका है। और एक ही हो सकता है क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में वीटी का रिस्क बहुत हाई होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का कुछ केसेस आया है जिसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन आईसीएमआर का गाइडेंस अगर आया है तो ले लेना चाहिए। कई बार इसमें डॉक्टर्स को थोड़ा सा कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि वेट कितना है, कितना पैर में सूजन कितनी रहती है, कई तरह की सॉफ्ट पैरामीटर्स जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेना आसान होगा। बट इन जनरल जो है वैक्सीन सेफ है, लेकिन इस फोरम में हम ये एडवाइस नहीं कर सकते हैं कि आप लीजिए, आप नहीं लीजिए, क्योंकि ये मेडिकल एडवाइस फोरम नहीं है ऑफिशियल। थैंक यू। सिद्धार्थ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा प्रश्न है कि यहाँ पे इंडिया में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो वैक्सीन अवेलेबल है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि which one should we select, कोविशील्ड? Okay, I will stop you at this point. Sir. Do you have choice? Do you have a choice on vaccine? Yeah, sir. Some private hospital like now they are offering Covaxin. So But do you have a choice? Do you as a person have a choice? कि maybe मैं I want to wait for another couple of days to get the Covaxin shot. यस या नो में जवाब दीजिए कि आपको चॉइस है पर्सनली कि आप कौन सी वैक्सीन लीजिए। है सर, है। Okay, my answer is very clear. There is no difference in the two vaccines. Okay? Okay sir. Because दोनों वैक्सीन अभी रिसेंट रिलीज हुई है, साइंस जो है वो मूव कर रहा है, हम रोज अलग अलग चीजें सीख रहे हैं। अब आपको इंश्योर यही करना है कि चूंकि अभी का जो वैक्सीन है ये 2 डोज का वैक्सीन है, तो आपको ये मालूम उसमें लॉजिस्टिकल श्योरिटी एश्योरेंस ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अभी मिस्टर गुप्ता का जो इश्यू है कि ही इज नाउ वरीड अबाउट द सेकेंड डोज, जो कि कोवैक्सीन वाले जो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन है कि उसका ड्यूरेशन कम है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरी वैक्सीन का 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आपको ऑफ कोर्स उसमें सेफ्टी, उसमें आपको विंडो पीरियड लंबा है कि अगर स्टॉक और सप्लाई का प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा इजी है एड्रेस करना। तो बाकी आपके इंडिविजुअल चॉइस, अगर चॉइस है तो इंडिविजुअल चॉइस है, नहीं चॉइस है तो कोई ऑप्शन नहीं है। सिद्धार्थ, आपने एक बात कही कि पर्टिकुलर वैक्सीन लेने के लिए हम वेट कर जाएंगे, नहीं, ये नहीं करना है। That is more dangerous than this or that vaccine. जो भी वैक्सीन Earliest the best. जी, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, अगर आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो वैक्सीन लीजिएगा। जिसका ऐसा नहीं है कि उससे आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन आपका डिजीज जो है माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जो भी अवेलेबल है
ले लेना चाहिए, उससे आप कम से कम कुछ तो प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। थैंक यू मैम। हम सभी में किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली कि हम जितने लोग इस फोरम में हैं, जितने नाम दिख रहे हैं स्क्रीन पर, किसमें वैक्सीन का कितना इफेक्टिवनेस जिसे बोलते हैं, एफिकेसी नहीं, एफिकेसी जो कंपनी बोलती है कि इतना परसेंट इफेक्टिव है, 90%, 80%, 70%, 60%, लेकिन जो एक इंडिविजुअल, हर इंसान में जो वैक्सीन का जो असर होगा उसको इफेक्टिवनेस बोलते हैं। वो इफेक्टिवनेस जो है उसमें 50 क्या 1000 तरह की चीजें आ जाती हैं कि एज हो गया, बॉडी वेट हो गया, फ्रेलिटी हो गया, मेडिकल कंडीशंस हो गया, इम्यून बेसिक आपकी इम्यून क्षमता हो गई। तो वो इफेक्टिवनेस वो बहुत ज्यादा वेरी करता है, वो 30% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो वो आपकी बॉडी खुद डिसाइड करेगी। इसलिए आई थिंक जो मैंने लॉजिस्टिक्स का सवाल इसलिए उठाया था कि मिस्टर गुप्ता ने अभी वहां का लोकल एग्जांपल दिया है कि अभी सप्लाई प्रॉब्लम है, तो अब ये तो पीपल 15 के बाद एक ऐसी चीज आ रही है जिसमें कि हमको 3 महीने का विंडो पीरियड है, then yes there are some local decisions also which can be which will influence your choice, but otherwise then generally there should be no choice, जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। गुप्ता जी, आपका एक क्वेश्चन का जवाब इनके क्वेश्चन में ही मिल गया। ये बोल रहे हैं कि कोवैक्सीन मिल रहा है, हम ले कि नहीं, सिद्धार्थ जी, और गुप्ता जी बोल रहे हैं कि अभी कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जरूरी नहीं है कि जहां आपको फर्स्ट डोज पड़ा वहीं आप सेकेंड डोज लीजिए, नहीं, आपका रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रल सिस्टम में होता है, आपको जहां जहां मिल रहा है, अगर आपका वो पीरियड पूरा हो गया है तो आप मिल रहा है, ले लीजिए। जी, और मनोरंजन प्रसाद गुप्ता सर का हाथ ऊपर था। जी सर बोलिए। In the interest of time we need to move on, so please. हाँ सर, मनोरंजन प्रसाद गुप्ता सर बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए मनोरंजन सर। सर आप म्यूटेड हैं। अनम्यूट करिए, ऑडियो को अनम्यूट करिए। आप कर दीजिए उनके बिहाफ में, अगर कर सकते हैं। जी, We can only request to unmute. हाँ, तब तक और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है? जनरल क्वेश्चंस ये उठते होंगे लोगों के मन में। I think कि अगर इस फोरम में जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उनमें से अगर वैक्सीनेटेड लोग नहीं है, और अगर अपना वैक्सीनेटेड है then of course that's a different thing, नहीं है then you can ask your question. ओवरऑल कंसेंसस यही है कि जो भी वैक्सीन आपको मिल रहा है, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आप नहीं ले सकते हैं वो ICMR के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, तो हेलो, एज अ मेरी आवाज सुन डॉक्टर पा रही है? हाँ मेरी जी, आवाज सुन पा रही है? लेना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ जी बोलिए। सर बोलिए। जी सर। वैक्सीनेशन का कंपोजिशन क्या है? अब सर ये हम लोग बायोकेमिस्ट नहीं है, we cannot tell you about। नहीं, कोवैक्सीन एक बता जैसे हर एक दवा का कंपोजिशन होता है, तो वैक्सीनेशन का भी कंपोजिशन तो होना चाहिए जिससे पता चले कि जो वैक्सीनेशन हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है या नहीं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है वो एक वेक्टर वैक्सीन है, और वो आपका एट द एंड ऑफ द डे वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। वो तो नहीं, हमने तो ले चुका है, लेकिन हो सकता है कि नमक चीनी का घोल ही दे दिया हो। वो तो कंपोजिशन पता ही नहीं है ना, तो हमको तो मिलता है उसका पेपर मिलता है ना, कुछ मिलता है कंपोजिशन कुछ तो मिलता है। आपने क्या हमको दिया हमको पता भी नहीं है। एक छोटा सवाल है कि आपको वैक्सीन दोनों डोज मिल चुका है? हाँ, दोनों डोज ले चुका है। हाँ, तो ये जो सेकेंड वेव आया इसमें आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है? नहीं। हाँ, तो आप प्रोटेक्टेड थे इसलिए आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ।
मैंने पहले डोज में भी कुछ नहीं हुआ, सेकंड डोज में अभी तक कोविड कुछ नहीं हुआ, कुछ कोविड होना भी नहीं है, तो ठीक है। वैक्सीन लेकिन आई वांट टू नो कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ द वैक्सीन। उसमें देखिए, हम मेरे नॉलेज में जो कोवैक्सीन है वो लाइव एटेन्यूएटेड है, और जो कोविशील्ड है वो आरएनए वैक्सीन है। जो आरएनए होता है इसका आरएनए किसका लिया गया, आरएनए किसका लिया गया, किससे दिया गया? जो हर एक दवा पे लिखा रहता है दवा का कंपोजिशन। आरएनए है, कोविड-19 का आरएनए है। और देखिए सारी दुनिया फेक पर चलती है। अब आई डोंट थिंक कि वो मैटर करते हैं, क्योंकि अगर प्रसाद जी आप ही अगर वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है तो इट डजंट मैटर कि उसका कंपोजिशन क्या है, आप दोनों डोज लिया हुआ है, आप प्रोटेक्टेड हैं। अब आप एक एंटीबायोटिक खाते हैं तो प्रयोगशाला में जाके चेक कीजिएगा कि उसमें सत्तू डाला हुआ है कि रियली उसमें दवाई है। उसमें एंटीबायोटिक लिखा रहता है, उसमें कंपोजिशन लिखा रहता है कि कौन सा कितना ग्राम में कितना मिलीग्राम है, वो लिखा हुआ रहता है। हर एक दवा में कंपोजिशन लिखा हुआ रहता है। होता है I think सुई में लिखा हुआ रहता है। जाली लोग नोट बना लेता है तो उस पर लिखना कौन मुश्किल है, वो तो फाइल पर कुछ लिख देगा, जो कहिएगा लिख देगा। तो ऐसी तो अफवाह चल रही है कि वैक्सीन मत लीजिए, वैक्सीन में आपको मिलता है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरते हैं। आई थिंक टाइम आउट की जरूरत है, यहाँ पे टाइम आउट की जरूरत है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसके बाद लोग वैक्सीन लेने लगे। बड़ा बात बोलता था लोग, सब लोग की वैक्सीन नहीं लेंगे, और वैक्सीन सब लोग मजबूरी में अब ले न रहा है। वो सब बात कहने की होती है, सब लोग वैक्सीन ले रहा है। कहने की बात नहीं है, इस पर सर रिएक्ट करने की बात नहीं है। We must know the composition of the vaccine, or must know the composition of the medicine. What medicine you are prescribing, you must know the composition. Is there a relevance of you knowing the composition after you had the vaccine? सारा वैक्सीन का सारा डिटेल गूगल पे अवेलेबल है। आपको एक एक मॉलिक्यूल का वजन, कितना नंबर पे है, किस पोजीशन में है, क्या ओरिएंटेशन है, सब दिया हुआ है। हम लोग से पूछेगा, हम लोग थोड़े काम करते हैं। सर आप डॉक्टर हैं, आपको तो पूरा पता होना चाहिए। हम लोग तो लेमैन हैं, हम लोग को पता नहीं है। आपको तो क्या मनोरंजन जी, ऐसा है कि भारद्वाज लगातार पूछ रहे हैं। इसके बाद बात, इसमें कैसे पता लगेगा कि वैक्सीन में क्या डाला? गूगल पर तो साला दिया ही हुआ है। अब आप जो है चाह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं। हम लोग कोई साइंटिस्ट है जो वैक्सीन बनाए हैं, जो वैक्सीन बनाया है वो भी खाली अपने ही वैक्सीन के बारे में दवा तो आप भी नहीं बनाते हैं सर, दवा तो आप भी नहीं बनाते हैं, लेकिन दवाई पे रैपर पर कंपोजिशन लिखा हुआ रहता है, लिखने में इंजेक्शन पे कंपोजिशन लिखा हुआ रहता है। डॉक्टर भारद्वाज प्लीज, डॉक्टर भारद्वाज प्लीज, वी आर अबाउट द बुक। जी का एक क्वेश्चन है, सर, हम तीसरा डोज अगर ले लें वैक्सीन का तो कोई हार्म है? Let me answer two things. First of all, इस फोरम में कोई भी बायोकेमिस्ट या साइंटिस्ट ऐसा नहीं, कोई भी चीज जो अप्रूव हो चुकी है आप ले चुके हैं, फिर भी अगर आप घर में बैठ के टेंशन में है, then I think you need to see a doctor and discuss everything. Very honest answer. Okay. This forum is not going to give you the answer कि आपका वैक्सीन के अंदर क्या है। आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उस पर लिखा है कि आपको कौन सा वैक्सीन मिला है, कितना ml है, क्या है। बाकी आप पढ़िए and think about the millions of Indians और people, general people। अगर हर आदमी ये चैलेंज करना शुरू हो जाए उस पॉइंट पर कि क्या पब्लिक, देयर आर अथॉरिटी वैक्सीन को अप्रूवल देती हैं और उनमें विश्वास रखना जरूरी है ऐसे विश्व के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ एफर्ट के लिए। एक क्वेश्चन है कि कोविशील्ड वैक्सीन इज हैविंग मोर साइड इफेक्ट देन कोवैक्सीन। देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट। आप अपने एरिया में कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ दूसरे एरिया में देख रहे हैं। एवरी वैक्सीन will give a range of side effects and it is not like consuming something.
the side effect किसी को होता है, किसी को नहीं होता है. I don't think that should deter you from choosing, or sorry, from taking the protection. एंड ऑल्सो कोवैक्सीन और कोविशील्ड में जो साइड इफेक्ट्स है वो इंडिविजुअल होता है कि आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन एक देखा गया है पूरी दुनिया में कि जिन लोगों को भी कोविड इन्फेक्शन हो चुका है पहले और उनको अगर वैक्सीन मिलता है तो उनको इंजेक्शन के बाद वो सेम सिम्टम्स होता है जो कि एक्सपेक्टेड है. That's, I think इस फोरम को ये जानना बहुत जरूरी है कि we have now learned many countries have stopped giving second dose to people who have had COVID infection. At least severe. Only get one dose, that's it. And from next year perhaps will be the way forward, क्योंकि जिसको अच्छा खासा कोविड हो चुका है उसको ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, उनको वैक्सीन से बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है और उनकी रिस्पॉन्स 10 टाइम्स होती है जिसको कोविड नहीं हुआ और वैक्सीन मिला उनसे कंपैरिजन में. मोस्ट लाइकली आगे का रास्ता यही शायद होगा कि जिन्हें हो रखा है उन्हें शायद एक ही डोज ऑफर किया जाएगा. फिलहाल ये प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होगी, लोग लेफ्ट आउट फील करेंगे. लेकिन ऑलरेडी हमारे इतने सारे कॉलीग्स हैं जिनको कोविड हुआ और दोनों वैक्सीन के बाद उन्हें ऐसा लगा कि दोबारा से कोविड हो गया पूरी तरह से. हफ्ते 10 दिन लोग बीमार रहे. दैट इज ओनली बिकॉज देयर बॉडी वाज रिएक्टिंग एंड दैट इज क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट एक्सपेक्टेड. थैंक यू. यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि आपको कोविड अगर हुआ है तो 3 महीने के बाद, पहले 1 महीना का ड्यूरेशन था, अभी है कि 6 महीना के बाद आप ले सकते हैं. हाँ, तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है. ये है कि क्योंकि आपके एंटीबॉडीज जनरली 6 महीने तक रहती हैं, अभी तक जो पता है 6 महीने के बीच में आपको रिएक्शन हो सकता है. इंडियन गवर्नमेंट इज नाउ थिंकिंग कि 6 महीने तक आप वेट कीजिएगा, उसके बाद हम वैक्सीन देंगे. वो ये भी बात कर रहे हैं. और क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दिया है, तो आपको तुरंत वैक्सीन लेने की जरूरत है. इन लोग जानना चाहेंगे जी कि ऐसी कौन सी स्थिति है. ये तो हमारे पूरे देश के लोग जान गए हैं. 18 वर्ष से लेकर के ऊपर तक जितने वर्ष के भी लोग हैं उन्हें लेना चाहिए. और विदेशों में आप लोगों के यहाँ एज को थोड़ा और कम किया गया है, खास करके यूएस में. लेकिन कौन ऐसी स्थिति है जिसमें नहीं लेना चाहिए? ये मालूम है लोगों को कि सबको लेना चाहिए 18 एंड अबव को. जिसे नहीं लेना चाहिए वो बहुत ही क्लियरली आईसीएमआर की गाइडेंस में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है. जनता तो ये नहीं ना जानती है, ये लोग तो ये नहीं जानते हैं ना, आईसीएमआर का गाइडलाइन नहीं देखते हैं ना. नहीं तो वो डिस्कस कर सकते हैं. कंट्रोवर्शियल चीजें हैं वो मेडिकल कंडीशंस जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं. किसी को ल्यूकीमिया है, किसी को अलग अलग तरह की आपको मतलब इम्यून डेफिशिएंसी कंडीशन होती है, एचआईवी है, बहुत तरह की इश्यूज है जिसमें अगर पहले कोई एम्बोलिज्म हो रखा है या कोई ब्लड क्लॉट डीवीटी हो रखा है, उन लोगों के लिए ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उन लोगों को नहीं लेना चाहिए. ये है कि प्रैक्टिकली सबको लेना चाहिए जी. लेकिन जो लोग इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हैं या किसी नहीं बताना ही जरूरी है लोगों को, सबों को लेना चाहिए. लेकिन अगर किन्हीं को कोई क्रोनिक बीमारी है जी, अगर उन्हें या कोई ऐसी दवा पर है जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता घटती है, उन लोगों को अपने चिकित्सक से बात करके लेनी चाहिए. और उनके चिकित्सक उनको एडवाइस करने का उनके डॉक्टर्स को एडवाइस करने का ये ऑब्लिगेशन है कि उन्हें वैक्सीनेशन के लिए उनको एडवाइस लेना मस्ट है. उसके बिना उन्हें वैक्सीन नहीं लेना है. साथ ही साथ ये भी उनको जानना चाहिए कि जिन लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मतलब कहने का कि ल्यूकीमिया मान लीजिए जैसा कि इन्होंने बताया,
ल्यूकीमिया है, HIV है, एड्स है, तो कैंसर उनको है, कैंसर है, कीमोथेरेपी किसी पर और है, प्रकार का कीमोथेरेपी पर है, बहुत उसकी लिस्ट इतनी लंबी है, तो इसलिए डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है, स्पेशलिस्ट से बात करना अगर बहुत ऐसा जरूरी है तो प्रेगनेंसी के बारे में क्या सर है गाइडलाइन, प्रेगनेंसी के बारे में? प्रेगनेंसी वो के बात हो अभी चुकी है। ने अलाउ कर दिया है। अच्छा ठीक। और इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो सभी ले सकते हैं, और जो लोग इस ग्रुप में आते हैं उनमें एंटीबॉडी उतना नहीं बनेगा जितना कि, चूंकि ऑलरेडी वो ऐसी दवा ले रहे हैं जो हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को काम करने उतनी अच्छी तरह से नहीं देता है, इसलिए ये स्थिति है। अदरवाइज किसी को मना नहीं है, हम लोग यहाँ मेडिकल फोरम में नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसको, इसलिए इसको बहुत ही सिंपल ढंग से बोलना चाहिए। एक क्वेश्चन है प्रीति, कोरोना पॉजिटिव हो चुका 1 महीना हो गया है, उसके लिए कुछ रेकमेंड कीजिए। मैंने लिखा है वैक्सीन एज पर लोकल नेशनल गाइडेंस, क्योंकि वैक्सीनेशन का ये डिस्कशन हो रहा है ना, अनलेस बिकॉज मेडिकल क्वेश्चन तो नहीं है वो। 1 महीना हो गया है, नहीं जवाब तो देना पड़ेगा उनको। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, ओवर डूइंग अभी नहीं करना चाहिए जी। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत नॉन स्पेसिफिक है ना। कोरोना तो हर घर में ऑलमोस्ट हुआ है सबको। 1 महीना अगर कोई तो फिर तो अलग से आप वेबिनार करेंगे लॉन्ग कोविड पर, तो उसके जिज्ञासा को शांत करना भी जरूरी है कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है। मुख्य रूप से 3 तरह की चीजें होती हैं जिसको कोविड होता है, बाद में जाके सांस फूलती है, थकावट होती है, धड़कन होती है, और आपको शरीर में ताकत नहीं रहती है। इसको ठीक होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। जनरल एडवाइस यही दी जाती है लोगों को। और आपने लिखा है मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, देन एक्ट एज नॉर्मल, कैरी ऑन एज नॉर्मल। मेन है कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो आपको 3 से ज्यादा महीने, बहुत लोगों को यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 साल तक मसल फटीग रहता है, ब्रेथलेसनेस रहता है, टायर्डनेस रहता है, तो वो सब एक्सपेक्टेड है। जैसे जैसे इस वायरस के बारे में हम लोग जान रहे हैं वैसे वैसे नई चीजें सामने आ रही है। तो अगर आपको कोई सिम्टम होता है, जैसे कॉफ चल रहा है, आपका सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट वापस नहीं आया है, ब्रेथलेसनेस है, आपको फटीग है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपके रिहेबिलिटेशन के लिए, रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन के लिए, एंड अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि मैंने पहला डोज वैक्सीन का लिया है, चांसेस ऑफ सिवियरिटी ऑफ कोविड क्या है। वी ऑल नो कि फर्स्ट डोज के बाद आपको उतना प्रोटेक्शन नहीं होता है जितना टोटल कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद। इसका परसेंटेज देना किसी के लिए भी असंभव है, लेकिन हाँ, अराउंड 50% आप प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट 50 to 60% प्रोटेक्शन है आपको रफली अगेंस्ट मॉडरेट टू सिवियर डिजीज। ये कोई गारंटी नहीं है कि कोविड नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप अस्पताल नहीं जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप आईसीयू में नहीं जाएंगे। आप उन 4 में हो सकते हैं, आप उन 3 में हो सकते हैं, बट यस, आपको ये देखना है कि ग्लास कितना भरा हुआ है रादर देन ग्लास कितना खाली है। मतलब इनके कहने का ये है कि वैक्सीन लेने के बाद भी बीमारी हो सकती है, लेकिन लेना जरूरी है। और चूंकि वैक्सीन लेने के बाद ये देखा जा रहा है एनालिसिस करके कि जो लोग वैक्सीन लिए हैं या तो वो अस्पताल नहीं जाते हैं, या उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, मॉडरेट सिम्टम होते हैं, और मृत्यु दर जो देखा गया है वो 0.07 है, 0.07। आई थिंक उसका फिगर देना अभी मुश्किल है। हमने आज भी देखा है, गवर्नमेंट साइट पर है, 0.07 से लेके 0.13 तक है जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं।
तो वैक्सीन लेना हर प्रकार से फायदेमंद है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, एक दोनों प्रश्न ये तरफ आई थिंक इंडिया में जो एनालिसिस हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, सब यही कहता है। आप देखिए यहाँ पर हर चीज खुल चुकी है, नॉर्मल है। एक प्रश्न लोग जानना चाहेंगे कि क्या वैक्सीन लेने के इंडियन बाद वेरिएंट क्लियर हो गए? इंडियन वेरिएंट जो है उसके खिलाफ वैक्सीन का प्रोटेक्शन यहाँ पर करीब अलग अलग वैक्सीन का 70 to 90% के रेंज में इन्होंने ऑलरेडी सब लोगों ने स्टडी कर लिया है। सो आई थिंक इस पर ज्यादा सोचने से दिमाग में बहुत तरह के सवाल आएंगे, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जिंदगी जीनी है आगे और बचना है और सभी को ठीक रहना है, एक दूसरे से घर में जाके मिलना है, पार्टियां करनी है, लाइफ पर नॉर्मल तरीके से चलना है, इस तरह से जूम मीटिंग से हटना है, जूम फटीग से बचना है, तो आगे जाकर के वैक्सीन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अभी हम लोग सीख रहे हैं। आलोक कुमार का एक क्वेश्चन है, minuscule risk of blood clots with Covishield, no clots yet with Covaxin. Please explain. इसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो बॉडी में हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया HIT टाइप का एक कंडीशन कॉज कर देता है, ऑटो एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से यू हैव अ वेरी स्लाइट रिस्क ऑफ heightened clotting, which the Covaxin components do not have. That is the only explanation, and it's the only logical medical explanation. Otherwise, it should not stop people from going for the vaccine. एक बात और इस फोरम से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो लोग 2 वैक्सीन ले लिए हैं वो ये ना सोचे इंग्लैंड में सब कुछ खुल गया, अमेरिका में खुल गया, हर आदमी हर जगह जा सकता है, लेकिन कब? जब उनकी मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल को वैक्सीन पड़ गया। मेरे यहाँ अभी हमको लगता है कि less than 5%. Less than 5%. उससे ज्यादा है, करीब 20 करोड़ है, 135 के आसपास पड़ गया है, 15% करीब है, करीब 15% पड़ गया है। आपको तो वो डिपेंड करता है कि 15% इज फर्स्ट डोज ओनली और बोथ डोजेस। मिला देना है, वो कंबाइंड है सब, माने मिनिमम एटलीस्ट फर्स्ट डोज पड़ चुका है 15%। हो सकता है कि दोनों मिला के 12-13% पर आ जाए। मैं ये नहीं इम्प्रेस कर रहा हूँ कि कितना परसेंट हुआ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ जन साधारण को कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि हम शेर हो गए। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि आप मास्क पहने, वो भी प्रॉपर मास्क, डबल लेयर्ड मास्क या N95 मास्क पहने। सोशल डिस्टेंसिंग के हम खिलाफ हैं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, और वो फिजिकल डिस्टेंसिंग भी 6 फीट से नहीं काम चलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, और सोशल कनेक्टिविटी जैसे अभी हम लोगों की हो रही है वो रहनी चाहिए, और हैंड वॉश इत्यादि। और don't go for any reason except for emergency reason, and if you go with all precautions, because जब तक आपके देश में 70% लोगों को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है तब तक आपको बाहर वो आपका लाइफ जो है पहले वाला नहीं आएगा। आपको वैक्सीन भी लेना है और आपको प्रोटेक्शन भी करना है। एक क्वेश्चन है प्रीति का, मेरी मदर को फर्स्ट डोज के बाद कोविड पॉजिटिव हो चुका है तो वो सेकंड डोज ले सकती हैं? Yes, I've just replied yes, at least 6 to 8 weeks के बाद, 6 से 8 हफ्ता के बाद सेकंड डोज ले सकती है। एक प्रॉब्लम यहाँ होता है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि लो जरूर, बट ऐसा देखा जा रहा है यहाँ पर खास करके कि यहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर पर
जो प्रोटोकॉल है वो उतना अच्छा से मेंटेन नहीं हो रहा है, लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग उतनी नहीं रह रही है, लोग वहां अच्छी तरह से मास्क लगा के नहीं रह रहे हैं, लोग वहां गपशप कर रहे हैं, इवन चाय भी पी रहे हैं। तो वैसा ना करें और अपने टर्म पर उसी टाइम में जाएं जिस टाइम आपको बुलाया गया हो, और अवॉइड करें मिक्सिंग विद द पीपल। नहीं तो वहां से आप बीमारी लेके जाएंगे और आप ब्लेम करेंगे वैक्सीन को, जो कि वैक्सीन दोषी नहीं है। आप या तो वहीं ले लिए या उसके कुछ दिन के बाद अपने लिए हैं, इसलिए वैक्सीन बहुत ही सेफ है, उसके चलते बीमारी नहीं होती है, ये बात आप समझ लें। Thank you, everyone. Thank you. I think we are closing now. Is that? रानी दीदी, any other question? डॉक्टर BL सिंघानिया जी से निवेदन है कि 2 शब्द वो भी कहें। डॉक्टर BL सिंघानिया जी, अपना माइक अनम्यूट करके 2 शब्द आप भी कहेंगे। बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे कंट्री में जहाँ मैं अब इस वक्त उपस्थित हूँ, वरना आता जाता रहता हूँ हर 3-4 महीने पे, जहाँ की 50-60% पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन इम्यूनाइज हो चुकी है, हर कुछ खुल रहा है। हम सब लोग चाहेंगे कि ऐसा सिचुएशन वहाँ भी आ जाए जितनी जल्दी हो। तो जो हेजिटेंसी है वो डॉक्टर आलोक कुमार, there should not be questions in the mind of people because there is enough evidence that the longer the duration of the second dose for the Covishield type of vaccine, the better the response. इससे जिन लोगों को शुरू में मिला था 4 हफ्ते पर, उनको माइंड में टेंशन नहीं होनी चाहिए, because everybody is different, science is changing, everything is evolving by the day. गवर्नमेंट जो भी डेडलाइन को बढ़ा रही है या कर रही है, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट डोज देना, और साथ ही में ये बैलेंस करना कि सेकंड डोज को प्रायोरिटाइज कब करना। तो ये गोल पोस्ट बार बार चेंज होता रहेगा, लेकिन जिसको 4 वीक बाद मिला है, 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक, मुझे 10 वीक के बाद मिला था सेकंड डोज, स्मिता गॉट आफ्टर I think 8 weeks, my patients are getting after 12 weeks, now they are getting at 6 weeks, so it is changing all the time depending on supply chain and all those things. So I think that should answer your question. Thank you very much. And it Good is night. scientifically based. Scientifically based ये नहीं है कि सरकार अपने को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। Yes, I think रानी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही मैसेज सबको दीजिए कि those who are hesitating should get themselves protected, अगर उनको आज के डेट में ऑफर हो रहा है तो वैक्सीन। थैंक यू, गुड नाइट। सिंघानिया जी 2 शब्द कहेंगे। हाँ, आज का यह प्रोग्राम बहुत सुंदर रहा और बहुत सारे क्वेश्चन जो किए गए ऑडियंस से, वो बहुत सारे कॉमन भी थे जो हर चैनल पर रिपीट होते हैं, लेकिन यह बहुत इंकरेजिंग है और इससे आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकेगा। और उनकी जो क्वेरीज थी उसको जिस सीधे साधे ढंग से डॉक्टरों ने, खासकर डॉक्टर ठाकुर, प्रोफेसर ठाकुर ने एक्सप्लेन किया है, वो धन्यवाद के पात्र है। आप सब लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और वैक्सीन नहीं लेने में एक और खतरा है लास्ट में, वो ये खतरा है कि अभी हम लोग सेकेंड वेव में हैं, जो यंगस्टर्स को अटैक किया है। ऐसी संभावना वैज्ञानिकों ने की है कि जो अगला वेव आने वाला है उसमें शायद बच्चे भी पकड़ाएंगे। सर, वैक्सीन नहीं लेने में खतरा ही खतरा है। उस बीच में अगर आप कोविड के चक्कर में आ गए तो कितना बड़ा खतरा आप मोल ले रहे हैं, ये हर आदमी को समझने की जरूरत है। कोई भी वैक्सीन जो अवेलेबल हो वो जरूर लीजिए। डॉक्टर देवेंद्र सचदेव बोलना चाहते हैं। डॉक्टर सचदेव जी, we should finish now, we are running over 6 minutes. Sir, I will not take more than 1 minute. Within 1 minute I will finish. सर, एक बात है कि जब भी हम वैक्सीन लेते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं मुझे कुछ होगा तो नहीं, मतलब जो आत्मिक शक्ति है वो इंसान जगाता नहीं है। तो एक जो डर होता है सर, हमारा शरीर काम नहीं कर पाता। बस एक बात और मैं बोलना चाहूंगा,
सर बहुत सारे मरीज जिनको कोरोना वायरस है जो ऑक्सीजन पे है, हालांकि वो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है, हम सर उनको हॉस्पिटल में रख देते हैं, कोई भी रिलेटिव अंदर नहीं आ सकता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर वो अंदर में जो इतनी दहशत होती है, वो इतना डर जाता है, वो उसकी मतलब जो एक जीने की शक्ति खत्म हो जाती है। सर मैंने ये देखा है सर, जब उनके साथ कोई एक रिलेटिव रहता है, हालांकि ठीक होने के बाद में दोनों को क्वारंटाइन दिया जाए, जो उसे देखता है, जो उसको एक घर का भोजन देता है, जो उसकी एक शक्ति को जगाता है, तो वो बाहर आ जाते हैं। मेडिकल साइंस केवल एक शारीरिक चीज को देख रही है, लेकिन जो एक अंतरात्मा सर, जब हम उसको एक केयर देते हैं, वो बहुत मदद करता है, बजाय इसके कि ये सारी मेडिसिन, चाहे वो टोसिलिजुमैब हो, चाहे वो डेक्सामेथासोन हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, जिनके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं जो एक जो आत्मिक जो सोल कॉन्शियसनेस है, उसको जरूर देखा जाए, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सर। ओम शांति। मैं अपने सभी मरीजों को वही बात बताता हूं कि तेरे को दो चीज जरूरी है, पॉजिटिव थॉट और स्पिरिचुअलिटी इत्यादि इत्यादि। हाँ, एक चीज आपकी बात से समझ में मेरे को आया कि सभी वार्ड्स में, सभी अस्पतालों में धीमे धीमे वो श्लोक जो होता है ना, मंत्र जप, वो रहे तो शायद उनको पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी। बात सही है कि पॉजिटिविटी इज मस्ट। इफ फीलिंग कि आई एम वेल, आई एम नॉट अनहेल्दी, आई विल गेट वेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रानी जी आपने बहुत ही अब क्लोज किए, रानी जी आपसे बात दीजिए। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है। इसमें दो तरह का बैलेंस करना होता है ऐसे मरीजों का इलाज करने में, जो कि एक बहुत ही संक्रमण, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, और आपको ये नहीं मालूम है कि अगर कोई अटेंडेंट अगर इन्फेक्ट हो गया तो उसकी बॉडी कैसे उस वायरस को हैंडल करेगी। अभी तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एवरीवन इज डिफरेंट एंड द वायरस डज नॉट, यू डोंट रियली नो कि किसका क्या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल होगा। सो जब ये पहला वेव आया था तो there was absolute no, कोई नहीं आ सकता है, अभी भी वही है। and I think that is the right thing, because what you don't want कि जो लोग हेल्दी हैं वो इन्फेक्ट नहीं हो। सो उसके बहुत तरह के ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं, करा सकते हैं। यहाँ जैसे एक प्रोग्राम शुरू हुआ था कि हर घर में एक नेशनल एडवर्ट हुआ कि आपके पास खाली कंप्यूटर, खाली आईपैड, खाली फोन अगर वेस्ट मतलब जो आप नहीं यूज करते हैं तो कृपया उसे डोनेट कर दीजिए। तो एक बहुत पूरे कंट्री में ये प्रोग्राम चला, लोग जिसके पास एक्स्ट्रा फोन जो भी था वो दे दिया लोगों ने, स्मार्टफोन, जिससे कि हॉस्पिटल से नर्सेज फैमिली से कनेक्ट कराती थी एक फिक्स टाइम में अपडेट देने के लिए कि चेहरा देख लें लोग। बात करना नहीं करना वो मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। इंटेंसिव केयर में वैसे भी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर क्या माहौल कैसा होता है डॉक्टर्स को, तो वहां पर पॉसिबल नहीं है। बट वार्ड्स में डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि यहाँ बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत लोग उससे कंफर्ट, ह्यूमन फैक्टर जो है ये आई थिंक आगे जाकर के ये एक दूसरा तरीके से इवॉल्व करेगा। आई थिंक वी आर स्टिल लर्निंग, बट थैंक यू फॉर मेकिंग द कमेंट। थैंक यू। आदरणीय दीदी जी से निवेदन है कि अंत में दो शब्द अपने आशीर्वचन हम सबके मध्य रखेंगे। ओम शांति। चालू है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छे विचार सुनाए, सभी के स्वस्थ रहने की शुभकामना की। हम समझते हैं कि अपने आप को भी हम स्वस्थ हैं ऐसा मान कर चलें, अपने लिए भी शुभ चिंतन करें, परमात्मा को भी याद करें, तो हमारा जीवन स्वस्थ रह सकता है। ऐसी शुभकामना हम चाहते हैं, सभी अपने मन में करें, अपने मन में शक ना रखें कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अपने लिए भी शुभ चिंतन करें और परमात्मा को याद करें, उनकी शक्ति मिल रही है, वो हमें स्वस्थ रख रही है। आइए परमात्मा को याद करें।
स्पीकर्स का डॉक्टर आशीष ठाकुर, डॉक्टर सुनीता ठाकुर, डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज जी, डॉक्टर डी.एल. सिंघानिया जी हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर रामजी प्रसाद और भी डॉक्टर्स जुड़े थे, और हमारे पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से इतना सुंदर कार्यक्रम सफल हुआ, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम सबको अवसर मिलेगा तो फिर से हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्दों के साथ आप सबका अंत में एक परमात्मा की याद का गीत बजेगा, हम सभी गीत सुनकर फिर समाप्त करेंगे। दाता तेरी याद में बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में,
सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आज के इस सत्र से सभी बहुत लाभान्वित हुए होंगे और जो नई नई बातें हैं उसे सबको अवश्य लाभ मिलेगा। और अपने अंदर के भय को दूर करने के लिए हम प्रतिदिन सुबह शाम जब भी समय मिले हम थोड़ा देर मेडिटेशन करें, तो ये वायरस जो हमारे मन पर असर कर रहा है हम उससे जरूर मुक्त रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति, शुभ रात्रि। पिता का झंडा